Hello and welcome back to the Burning Issues. I'm Ali Arbaz, or usually I prefer to make videos on geopolitics and issues related to the national interest, but I think कि cricket भी उतना ही बड़ा national interest है जितना और कोई हो सकता है. So in this episode we will try to understand the brand of cricket Pakistan team is playing from last 2.5 months और recently एशिया कप का फाइनल जिस तरह से हमारे और पूरा एशिया कप जो है वो हम जिस तरह से खेले हैं, एक मैच अच्छा जीते, उसके बाद हांगकॉन्ग के खिलाफ बहुत अच्छा खेले और उसके अलावा जो बाकी जिस तरह की हम क्रिकेट खेले हैं उस पर बात करेंगे. और अभी जो हम ताज़ा इंग्लैंड से होम सीरीज़ हारे हैं, फाइनल मैच में हमने जो जारहाना टेस्ट मैच खेला है T20 में, उस पर भी बात करेंगे. बाकी दुनिया 2022 में क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान किस इंटेंट के साथ 2022 की क्रिकेट खेल रहा है. सो इन दिस एपिसोड वी विल ट्राई टू क्रैक दिस. ऑलराइट, सो पाकिस्तान एक बहुत हिस्टोरिक टूर होस्ट कर रहा था. इंग्लैंड की टीम 17 साल के बाद आई और 7 T20 मैचेस खेले गए और जो आखिरी T20 मैच था बहुत हाई वोल्टेज मैच था. 3 ऑल के साथ सीरीज़ बराबर जा रही थी और उम्मीद की जा रही थी कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा. फुल हाउस था कज़ाफ़ी स्टेडियम में और पहली इनिंग्स जब शुरू हुई तो लगा वाकई में कि जैसे T20 क्रिकेट में चौके छक्के और जिस तरह से खेला जाता है, जिस इंटेंट के साथ इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स पूरी की. और उसके बाद साथ ही टेस्ट मैच शुरू हो गया. जैसे पाकिस्तान टीम वहाँ पर पहुँची और पाकिस्तान 209 रन के ताक़ुब में 142 रन बना सके. तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस इंटेंट के साथ आप कभी भी कॉन्टीन्यूसली मैचेस नहीं जीत सकते. एक आधा मैच आप ज़रूर बीच में जीतेंगे जिसमें आप यहाँ एक आधा प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलेगा. अदरवाइज़ ऑन एवरेज पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो 140-145 की क्रिकेट हम खेलते हैं और अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो 200 रन हमें इस टूर्नामेंट में तकरीबन 3 बार पर हमने कंसीड किए. और इस वक्त 2022 में जब 200 प्लस स्कोर्स बहुत नॉर्मल हो चुके हैं T20 क्रिकेट में, वहाँ पर हम लोग 150-160 जब बहुत अच्छा खेलेंगे तो 170 तक हम स्कोर करते हैं. उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी नहीं है. बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान की ये है कि जिस मैच में रिजवान जल्दी आउट हो जाए उस मैच में हम 70% मैच हार चुके होते हैं. बाबर आजम पे हम कब तक रिलाई करेंगे और क्यों रिलाई करते रहेंगे. मिडिल ऑर्डर जो आपने रखा है, जो एशिया कप में भी फेल होता रहा और उससे पहले टूर्नामेंट में भी फेल होता रहा, उसको कब तक आप बैक करेंगे और कब तक उनको सेव करते रहेंगे. खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद की सिलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक बंदा नहीं है जिसकी समझ में आती हो कि खुशदिल शाह ने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दी है. कोई उसने PSL में कोई 500-600 किए हैं या उसने डोमेस्टिक में कोई बड़े रन्स किए हैं. कोई एक टूर्नामेंट 2019 की एक सेंचुरी में जो नेशनल T20 में उसने किया है, उसके अलावा एक मैच में रन्स नहीं किए. हाँ, हांगकॉन्ग की माइटी बॉलिंग के खिलाफ उसने ज़रूर रन्स किए थे. अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन लोगों को इसलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है. अभी पूरी दुनिया में ना हर मुल्क ने अपनी 2 टीम्स बना ली है. इंडिया की ए टीम जो है, जो उनकी मेन टीम है जिसमें रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली जैसे प्लेयर खेलते हैं और वो बड़े टूर्नामेंट और जो मेन उनकी सीरीज़ है वो खेलते हैं. बाकी जो उनके पास सीरीज़ खेलने के लिए दूसरी टीम है. अभी साउथ अफ्रीका जो इंडिया के टूर पे है उसने अपने वनडे स्क्वाड का ऐलान किया और उसमें उन्होंने शिखर धवन को कप्तान बनाया. 6 डेब्यूटेंट्स उसमें खेल रहे हैं. 6 डेब्यूटेंट्स. उनके पास प्रॉपर एक सेपरेट टीम है. वो अपनी मेन टीम को रेस्ट करवाते हैं छोटी सीरीज़ के लिए और जो उनकी जो बैकअप पे जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, और उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है कि उस पर पूरी टीम बनती है उनकी और वो टीम खेलती है और उससे उनको एक बैकअप भी मिलता है हर प्लेयर का और उनकी ये जो मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट भी मिलता है और इस तरह वो बड़ी प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं. सेम इज़ द केस विद इंग्लैंड. अभी जो सीरीज़ खेला है पूरी बेंच स्ट्रेंथ खेली है उनकी. जोस बटलर नहीं खेले, जेसन रॉय नहीं खेले, लिविंगस्टन जो डेथ ओवर्स में आके बहुत हार्ड हिटिंग और बहुत क्लीन हिटिंग करते हैं वो नहीं मैच खेले. बेन स्टोक्स नहीं थे उनके पास. मार्क वुड 1-2 मैचेस ज़रूर खेले, उसके अलावा वो मैच ही नहीं पूरा खेले. क्रिस वॉक्स को उन्होंने रेस्ट करवाया हुआ था. प्रॉपर उनकी जो बी टीम थी वो ये सीरीज़ खेली और उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया आपको आके. क्लीन स्वीप तो नहीं, खैर मतलब बड़ी बुरी तरह से उन्होंने आपको ये फाइनल मैच हराया. और अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पास बी टीम तो अलग बात है, हमारे पास प्लेइंग 11 की पूरी साइड नहीं है. हमारे पास बैकअप नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास. आज अगर आप खुशदिल को निकाल देते हैं या किसी और प्लेयर को निकाल देते हैं, किसको लेकर आएंगे? फ़खर जमान को, जो एशिया कप पे पूरे एशिया कप में फेल रहे हैं. अच्छा, फिर वर्ल्ड कप में वो फेल होंगे, उसके बाद किसको लाएंगे? खुशदिल शाह को. पूरी सिलेक्शन आपकी PSL पे डिपेंडेंट है. अभी जो डोमेस्टिक हुए हैं नेशनल T20s अभी रिसेंटली हुए हैं उसमें साइम अयूब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. तैयब ताहिर वो लड़का तकरीबन 1.5-2 साल से रन्स कर रहा है. पिछली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी निकाल के देखें तकरीबन 800 स्कोर्स उसने किए हैं. उसके बाद नेशनल T20s निकाल के देखें 3rd हाईएस्ट स्कोर है उसने, तकरीबन हाईएस्ट एवरेज है उसकी इस टूर्नामेंट में. साइम अयूब है, फरहान साहबजादा है. इन लोगों का क्या करना आपने?
इन लोगों को या तो आप बता दें कि यार आप लोगों ने सिर्फ ये T20 नेशनल T20 ही खेलने हैं क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ही सिलेक्शन का डिफरेंट है। जब तक आप इन लोगों को सिस्टम में नहीं रखेंगे आप एक स्ट्रेंथ नहीं बना सकते, आप बेंच अपना मजबूत नहीं कर सकते, आप बैकअप नहीं रख सकते। कुछ टाइम पहले तक ये होता था कायद आज़म ट्रॉफी में जिसने रन्स किए ना उसको टेस्ट के लिए कॉल आ जाती थी। अभी 2 साल पहले कामरान गुलाम ने रिकॉर्ड तोड़ा है कि उसने एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं। टेस्ट में नाम ही नहीं है उसका। टेस्ट में क्या उसको वनडे किसी चीज़ के लिए कंसिडर ही नहीं करते। इस तरह के बेशुमार नाम हैं जिन्होंने रन्स किए हैं, बैक टू बैक सीजन्स किए हैं, लेकिन उनको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। एक मैच में अगर किसी ने PSL में रन्स किए हैं और उसको कॉल आ जाती है T20s के लिए, वनडेज़ के लिए, और अगर यही क्राइटेरिया आपने रखना है तो फिर ठीक है, आप इसी तरह क्रिकेट खेलते रहें, यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते रहें जिसमें आपने 145-150 रन से ऊपर नहीं जाना। और दुनिया जो कि 200 प्लस स्कोर जो है वो उनके लिए रूटीन की चीज़ बन चुकी है। अगर आपने बेंच मजबूत करना है, बैकअप रखना है लड़कों का, तो ये जिन लड़कों ने परफॉर्म किया है, नेशनल T20s में किया है, वनडेज़ में किया है, कायद आज़म ट्रॉफी में किया है, उनको आप अपने सिस्टम में साथ रखें। उनको आप उस सिस्टम में जब रखेंगे वो प्लेयर्स जो हैं एक्सपोजर्स लेंगे और जब वो कैंप में रहेंगे तो तभी आपका बेंच मजबूत होगा। अब तैयब ताहिर ने लास्ट ईयर तकरीबन 800 रन्स किए, फिर वनडेज़ में टॉप स्कोरर रहा है, फिर उसने जो नेशनल T20 से उसमें 3-4 70 स्कोर किए हैं और तेज़ 70 स्कोर किए हैं और क्लीन हिटिंग करके तो 70-80 स्कोर्स किए हैं। अभी इस बार जो नेशनल T20 हुआ है 3rd हाईएस्ट स्कोरर रहा वो। इसके अलावा जो अभी कायद आज़म ट्रॉफी का सीज़न शुरू हुआ है, पहले मैच में उसने 150 नॉट आउट किया एक मैच में। तो जब आपने इस तरह नेगलेक्ट किए रखना है किसी को, साहबजादा फरहान है, साम अयूब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इस नेशनल T20s में, इन लड़कों को जब आपने नहीं रखना अपने साथ तो फिर ठीक है, फिर आप खुश दिल को खिलाएं, इफ्तिखार को खिलाएं, फ़खर ज़मान को खिलाएं और यही रिज़ल्ट आते रहेंगे। सो लास्टली बाबर आजम पर भी अब बातें होंगी और क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए। मैं डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के हक़ में नहीं हूँ, बट बाबर आजम सिर्फ अब एक बैट्समैन नहीं है, एक कप्तान है। और आकर बताए कि खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और जो पूरी मिडल ऑर्डर पूरे क्राइसिस का शिकार है 3-4 सीरीज़ से, उसको सेटल डाउन कब किया जाएगा, बेंच कब प्रॉपर मजबूत किया जाएगा, लड़के बैकअप पे कब रखे जाएंगे, ओपनिंग स्टैंड जो है अगर बाबर वन डाउन आता है, जो बड़ी बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स भी, उसके अलावा ऑप्शंस हमारे पास क्या है। बॉलिंग लाइनअप जो 200 कंसीड करी जा रही है, एक सीरीज़ में 3 बार 200 स्कोर खा लिए, इसका हल क्या निकालना है हमने, या सिर्फ हमने यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते रहने कि अच्छा पहली बारी आ गई तो 145-150 रन किए और अगर पहली बॉलिंग आ गई तो 200 स्कोर करा दिया और बस फिर आके टेस्ट मैच शुरू कर दिया, सिंगल डबल की, 2-4 चौके मारे, अपना 20-25 करके सेव की अगले मैच के लिए अपने आप को, और बस फिर मैच ख़त्म। और प्रेजेंटेशन में आके मैच समरी सुना दी कि हमने पार्टनरशिप नहीं बना सके, अगले मैच में करेंगे, हम ट्राई कर रहे हैं। ये इस चीज़ों से बाहर निकल के अब इसे बताना पड़ेगा कि काम क्या हो रहा है, किस प्लेयर पे किस कैपेसिटी पे काम हो रहा है, हमारे पास बैकअप क्या है, हमारे पास लड़के कब जो है वो आना शुरू होंगे, या सिर्फ यही चेहरे जो हैं हमें कर्से से देख रहे हैं और यही खेलते जाएंगे अब। और बाबर आजम का जो हम कंपैरिजन करते हैं बड़े प्लेयर्स के साथ, स्पेशली विराट कोहली के साथ, विराट कोहली बाबर आजम से बहुत ज़्यादा आगे है हर चीज़ में। बात करें, विराट कोहली इज समवन के जिसने गेम के स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए हैं। कुछ प्लेयर्स आते हैं जो अपने लिए रन्स करते हैं, कुछ मुल्क के लिए भी रन्स करते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स आते हैं कुछ अरसे के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, जो गेम का स्टैंडर्ड ऊपर ले जाते हैं। तो विराट कोहली इज़ वन ऑफ देम। स्टैट्स की बात करें और उसके बाद जो इंटेंट है, खेलने की इंटेंट, विराट कोहली इसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं। और जब आप विराट कोहली को बाबर आजम के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बाबर आजम के साथ भी ज़्यादती है। बाबर आजम के पास टैलेंट है, बाबर आजम रन्स करता है, लेकिन अभी से उसको वन ऑफ द ग्रेट्स के साथ मिलाना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर बाबर हिमसेल्फ। सो आई होप एंड आई प्रे कि वर्ल्ड कप में जब हम जाएंगे तो हम ये सीरीज़ को मद्देनज़र रख के कुछ अच्छी चेंजेस करेंगे जो कि कुछ कारामत साबित हों ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस हैं उसको देखते हुए। और जब आप पाकिस्तान की पिच पर 150 की स्पेस नहीं हैंडल कर पा रहे तो ऑस्ट्रेलिया में आप डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। और इसी मिडल ऑर्डर के साथ अगर आप जाएंगे तो फिर टाइम ज़ाया करेंगे मैच देख के पाकिस्तान का। लेकिन दुआ मैं ज़रूर करूँगा कि वर्ल्ड कप में हम एक अच्छी प्रॉपर टीम के साथ जाएं जिसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ हो, मिडल ऑर्डर में बॉलिंग में स्ट्रेंथ हो, ओपनर्स अच्छे हमारे स्टैंड ले सकें और एक आधा ओपनर को हम साथ हो ज़रूर लेकर जाएं ताकि वर्ल्ड कप में हम कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस कीप सब्सक्राइबिंग द बर्निंग इश्यूज़।